हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के इस लेक्चर में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा, कूलम्ब्स लॉ और जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में उसकी बात करी, चार्जेस क्या होते हैं ये सब पढ़ा। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के बाद ही कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ वगैरह हम समझ पाएंगे अच्छे से। और भी बहुत सारी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड होती। छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें, चाहे कोई सरफेस हो, चाहे कोई सरफेस एरिया हो, जैसे कि सपोज दैट सॉरी, ये हमारी कोई सरफेस एरिया है, इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, फैले, स्प्रेड आउट हैं, पूरी तरह से फैले हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हर जगह चार्ज जो है फैले हुए हैं। अगर ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इतनी एरिया कंसिडर कर रहा हूं और यहां पर 4 चार्जेस आ रहे हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ एरिया में हर जगह फोर चार्जेस ही होने चाहिए। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द सरफेस एरिया। किसी भी एरिया पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कहीं पर ज्यादा चार्ज तो कहीं पर कम चार्ज, ऐसा नहीं। हर जगह जो चार्ज का नंबर होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये सिर्फ सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में नहीं होता, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी होता है। जैसे अगर ये हमारी कोई वॉल्यूम है, अगर हमारी ये कोई वॉल्यूम है, ठीक है, तो इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी, इस वॉल्यूम में बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लेते हैं इस वॉल्यूम में बहुत सारे चार्जेस ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस ऐसे फैले हुए हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का पूरे वॉल्यूम में, वो भी यूनिफॉर्म, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, हर जगह चार्ज है, हर जगह चार्ज है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कहलाएगा, जहां पर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब हर जगह इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है, हर पॉइंट पर इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है, हर जगह सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हमने सरफेस के टर्म्स में देखा, वॉल्यूम के टर्म्स में देखा। अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यानी कोई थिन वायर है या बहुत थिन थ्रेड है, और इस थ्रेड पर भी बहुत सारे चार्जेस हैं, इस पूरे पर, ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है या ये जो थ्रेड या वायर आपको दिख रहा है, उस पे भी जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब हर जगह इक्वल नंबर ऑफ चार्ज। अगर मैं इतनी लेंथ ले रहा हूं 1 मीटर की, इसमें तीन चार्ज आ रहा, तो अगली 1 मीटर में भी कितना चार्ज आएगा, 1 मीटर में तीन कूलम का ही चार्ज आएगा। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि किसी सरफेस पर, लाइन पर या वॉल्यूम में प्रेजेंट जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल अमाउंट में हर जगह प्रेजेंट है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है किसी जगह पर, किसी रीजन में, या कहीं बहुत कम चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होंगे। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब आप समझी गए होंगे, 3 टाइप्स का होगा। क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी लाइन पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सरफेस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और लास्ट में आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर किसी वॉल्यूम में जो चार्जेस हैं वो इक्वली पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं तो इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। आइए समझते हैं सबको एक एक करके। यहां पर देखिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं। क्या लिखा है, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन। हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होती है वॉल्यूम में। ठीक है, तो जो भी चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में अगर फैले हैं तो उसको हम यूनिफॉर्म चार्ज, तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसको, कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। आपने पढ़ा होगा डेंसिटी क्या होती है। अगर डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा अगर मैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल चार्ज जो है अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको समझते हैं अच्छे से, इसको लिखे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। dq बाय dv, ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए तो चार्ज होता है कूलम और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। खुद ही दिमाग लगा लीजिए, एसआई यूनिट क्या आ गई इसकी? एसआई यूनिट जो आ गई इसकी, वो क्या आ गई? वो क्या आएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी। तो यहां पर अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और थोड़ी बात करते हैं। यहां देखिए, मान लेते हैं ये मेरा कोई वॉल्यूम है, छोटा सा बनाता हूं ताकि चार्जेस बना सकूं इसमें ऑल ओवर द वॉल्यूम। ये मेरा कोई गिवन वॉल्यूम है, इसमें ना हर जगह चार्ज है, यहाँ हर जगह चार्ज प्रेजेंट है, हर जगह चार्ज है। ठीक है, ये लाइंस का मतलब हर जगह चार्ज प्रेजेंट है। अब मुझे पता है कि पूरे वॉल्यूम का जो चार्ज, हमें पता है कि पूरे वॉल्यूम का जो चार्ज है वो क्यू है। पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। पूरे वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, और पूरी वॉल्यूम जो है ये वी है। पूरी वॉल्यूम कितनी है? ये वी वॉल्यूम है, वी मीटर क्यूब की वॉल्यूम है। तो अब यहां पर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो यहां पर जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये इससे आ जाएगी हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मान लेते हैं मुझे नहीं पता कि पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज, मुझे नहीं पता पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में अगर आपको दिया हुआ है कि इसमें बहुत छोटी सी वॉल्यूम है, ये बहुत छोटी सी वॉल्यूम, इसमें मैं मान ले रहा हूं ये बहुत छोटी सी वॉल्यूम है डीवी, और इसमें डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो क्या इससे मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूं? अगर मुझे छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट चार्ज की इंफॉर्मेशन, तो क्या मैं इससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखिए कैसे निकाल सकता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इस dq को dv से डिवाइड कर दूंगा। ये भी मेरा वही आएगा जो इससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी, वही इससे भी निकल के आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी। देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में पहले से ही कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन ये है कि चार्ज यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, चार्ज यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज फैले हुए हैं, हर जगह इक्वल नंबर ऑफ चार्ज है, तो आपको कितनी भी वॉल्यूम दी हुई हो, अगर उस गिवन वॉल्यूम में आपको नंबर ऑफ चार्ज पता है, तो आप पूरे वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 30 डेस्क रखी हुई हैं, 30 डेस्क रखी हुई हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 90 स्टूडेंट्स। कितनी डेस्क है? 30, स्टूडेंट कितने हैं? 90 स्टूडेंट्स। अब हर डेस्क पर 3 बच्चा बैठा है। अब क्लास की जो डेंसिटी होगी कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 90 स्टूडेंट्स अपॉन 30 डेस्क, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 स्टूडेंट्स पर डेस्क, 3 स्टूडेंट पर डेस्क आ जाएगा। मतलब हर डेस्क पर 3 बच्चा बैठा है। हर डेस्क पर कितना बच्चा बैठा है? ये क्लास की डेंसिटी आ गई, क्लास में जो डेस्क की डेंसिटी वो आ गई। अगर मुझे पूरे क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये पूरे क्लास की इंफॉर्मेशन, ये पूरे क्लास की इंफॉर्मेशन। अब सपोज दैट मुझे कोई कह दे कि क्लास में 30 डेस्क है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 9 डेस्क पर 27 बच्चे बैठे हैं। मुझे पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं पता। पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन तो ये रही 30 डेस्क 90 स्टूडेंट्स, मुझे पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मुझे कहा गया कि आपको पता है कि 9 डेस्क पर 27 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं इससे क्लास की डेंसिटी निकाल सकता हूं कि पर डेस्क पे कितने बच्चे बैठे हैं? तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। 27 स्टूडेंट्स है ना, 9 डेस्क का तो इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूंगा, 27 अपॉन 9 कर दूंगा, तो भी मुझे 3 मिलेगा, 3 स्टूडेंट्स पर डेस्क। तो वैसे ही अगर देखो यहां पर क्योंकि बच्चे हर डेस्क पर 3 बच्चा बैठा है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हर डेस्क पर 3 बच्चा बैठा है, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वैसे ही यहां पर भी क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भले आपको पूरे वॉल्यूम का चार्ज पता हो, आपको छोटे से वॉल्यूम का चार्ज पता हो, आपको आधे वॉल्यूम का चार्ज पता हो, डजंट मैटर,
आपको जितने भी वॉल्यूम का चार्ज पता है, आप उतने चार्ज से उतने वॉल्यूम से आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, और डेंसिटी हमेशा सेम आएगी। जो चार्ज डेंसिटी वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। कैसे निकालते हैं, हमें गिवन वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो हमारी डेंसिटी निकल के आ जाएगी। एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब होगी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर, चार्ज अगर पूरे सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट एरिया जो आपका है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर पूरे सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फैला हुआ है किसी गिवन एरिया पर, तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। सपोज दैट ये हमारी सरफेस है और इस सरफेस पर जो चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो अब इस पर टोटल जो चार्ज, इस पूरे सरफेस पर टोटल चार्ज क्यों है, और इस पूरे एरिया सरफेस की एरिया ए है, इस पूरे एरिया की सरफेस ए है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, चार्ज की होती है कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन के आ गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मान लेते हैं, यहां तो मैंने बोला कि पूरे एरिया में क्यों चार्ज है, तो मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे निकाल दिया। मान लेते हैं मैं एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करूं, बहुत छोटा सा डीए सरफेस, डीए बहुत स्मॉल सरफेस डीए, और इसमें मुझे पता है डीक्यू चार्ज है, तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूं, जी मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। मेरे को जितना भी एरिया गिवन है और उस एरिया में जो भी चार्ज प्रेजेंट है अगर वो भी मुझे पता है तो मैं पूरे सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकाल सकता हूं। तो इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी डीक्यू बाय डीए। घबराना नहीं, आपको आधी एरिया का चार्ज पता हो, आपको 1/4 एरिया का चार्ज पता, आपको बहुत छोटी एरिया का चार्ज पता हो, डजंट मैटर, आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, एसआई यूनिट क्या होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा कब निकालते हैं, जब किसी भी सरफेस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, हर जगह इक्वल चार्ज, ऐसा नहीं कहीं किसी जगह पर ज्यादा चार्ज है तो किसी पर कम, उस केस में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लाइन पर, लाइन यानी कोई स्ट्रेट वायर आप लेते हो, बहुत थिन वायर अगर आप लेते हो तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी थिकनेस नहीं है। ठीक है, एक थ्रेड लेते हो आप, पतला सा थ्रेड बहुत, तो वो भी एक लाइन की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी लाइन पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी लाइन पर जो चार्ज है अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है हमारी, कोई वायर है बहुत थिन वायर या कोई बहुत थिन थ्रेड है, उस पर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कैसे निकालोगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लैम्डा से। अब जैसे मान लेते हैं ये पूरी लेंथ एल है, ये पूरी लेंथ एल है और इस पूरे लेंथ पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ करते ही हमें क्या पता चल जाएगा, पर मीटर पे कितना चार्ज। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, 10 कूलम का चार्ज मान लेते हैं 4 मीटर में प्रेजेंट है, 4 मीटर की लेंथ, 4 मीटर लंबी वायर है और उसमें 10 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो क्या आ गया, ये आ गया 25 कूलम पर मीटर, मतलब हर मीटर में, इसका मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बता रहा है, हर मीटर में 2.5 कूलम का चार्ज है, हर मीटर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2.5 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता है। तो क्या अगर मुझे एक छोटी सी लेंथ, एक डीएल लेंथ अगर मुझे दी हुई है, डीएल लेंथ बहुत छोटी सी लेंथ,
और इस डीएल लेंथ में मेरे को डीक्यू चार्ज पता है कि डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या मैं इससे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा डीक्यू बाय डीएल, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कितनी भी लेंथ दी है, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फैला हुआ है लाइन पर, किसी लाइन पर, तो उस केस में मेरे को किसी भी लेंथ की, चाहे बहुत छोटी लेंथ का या बहुत बड़ी लेंथ का या आधी लेंथ का या 1/4 लेंथ का, अगर मुझे चार्ज पता है तो मैं उससे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। एसआई यूनिट क्या आएगी इसकी? एसआई यूनिट देखिए, चार्ज यूनिट होती है कूलम, लेंथ की होती है मीटर, तो लैम्डा की जो एसआई यूनिट आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो एसआई यूनिट आएगी वो क्या आएगी? कूलम पर मीटर आएगी। क्या आएगी? कूलम पर मीटर आएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, तो ये हो गई हमारी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, जो कि है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन को देखते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है? 64 drops of radius 0.02 मीटर and each carrying charge of 5 माइक्रोकुलम। ये माइक्रो होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां माइक्रो होगा, माइक्रो ऑफ 5 माइक्रोकुलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। मतलब 64 ड्रॉप्स हैं, 64 ड्रॉप्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, और हर ड्रॉप का रेडियस कितना है? 0.02 मीटर है, और हर ड्रॉप जो है वो 5 कूलम का चार्ज कैरी कर रहा है। कितना चार्ज कैरी कर रहा है? 5 कूलम का। तो अगर मैं इन 64 ड्रॉप्स को कंबाइन कर दूं, क्या कर दूं? कंबाइन कर दूं, तो मुझे क्या बताना है? फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। अगर ये 64 ड्रॉप्स आपस में मिलती हैं तो जो बड़ी ड्रॉप आएगी उस पे जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, बड़ी ड्रॉप बनने के बाद जो चार्ज डेंसिटी जो उस पर हो जाएगी वो किस अकॉर्डिंग बदल जाएगी? छोटी छोटी ड्रॉप के रिस्पेक्ट में। मतलब छोटी ड्रॉप की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका रेशियो हमें निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? जो बड़ी ड्रॉप बन रही है उसके रिस्पेक्ट में। करते हैं इसको, कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ड्रॉप होगी वो किस शेप की होगी? जो भी ड्रॉप होगी, वाटर ड्रॉप होगी, वो स्फेरिकल शेप में होगी, क्यूब के शेप में तो होगी नहीं, सिलेंडर के शेप में तो होगी नहीं, किस शेप में होगी? क्लोज टू स्फेयर होती तो हम स्फेरिकल शेप मान लेंगे उसका। ठीक है, मान लेते हैं हमारी छोटी ड्रॉप है, एक छोटी ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना दिया इन्होंने? जिसका रेडियस दिया है, जिसका आर दिया है इन्होंने 0.02 मीटर। ठीक है, और एक जो हमारा छोटा स्फेयर है उस पे कितना चार्ज है? ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। एक पर जो चार्ज है, एक पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पर, वो 5 माइक्रोकूलम का प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 5 माइक्रोकूलम का प्रेजेंट है। इसको जोड़ करके हम क्या कर रहे हैं? हम एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, छोटी छोटी ड्रॉप्स को जब आप जोड़ोगे तो हर छोटी ड्रॉप का कुछ वॉल्यूम होगा, हर छोटी ड्रॉप का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अब जब सबको जोड़ोगे तो सबका ओवरऑल वॉल्यूम जुड़ जाएगा, और जितना वॉल्यूम सबका जोड़ के आएगा वही वॉल्यूम हमारे बड़े जो ड्रॉप है उसका होगा। यानी जो 64 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है उसके इक्वल किसका वॉल्यूम निकल के आएगा? बड़ी ड्रॉप का। समझो मेरी बात ध्यान से, एक छोटी ड्रॉप है जिसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो ऐसे हर छोटी छोटी ड्रॉप का कुछ वॉल्यूम होगा, तो जो जब वो सब आपस में मिलेंगी तो नेट वॉल्यूम जो बड़ी ड्रॉप का बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? सबका ऐड कर देंगे, 64 ड्रॉप्स का जो भी वॉल्यूम है उसको टोटल ऐड कर देंगे तो हमें बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं ऐसा। ऐसा करने से हमें बड़ी ड्रॉप का रेडियस मिल जाएगा, हमें ऐसा करने से हमें बड़ी ड्रॉप का क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। निकालते हैं। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्मॉल ड्रॉप का क्या है? ये स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम है। तो ऐसे 64 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 64 इंटू कर देंगे। अच्छा, और ये जो टोटल 64 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो बड़ी ड्रॉप के इक्वल आएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम्स मिलकर के वो बड़ी वॉल्यूम को या बड़े ड्रॉप को बना रहे हैं। तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस मैं मान लेता हूं आर क्यूब, मान लेता हूं कैपिटल आर। तो को 4/3 से 4/3 कैंसिल कर दो, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो, तो 64 इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अच्छा, 64 किसी का क्यूब है क्या? 64 है क्या किसी का क्यूब? बताओ, क्या 64 है किसी का क्यूब? पता नहीं, शायद नहीं है किसी का क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। ये तो स्क्वायर होगा ना, 8 का 8 8 64, नहीं ये क्यूब तो नहीं है किसी का। ठीक है, तो यहां पर जो आर क्यूब आया हमारा, जो बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस आएगा उसका जो क्यूब होगा वो 64 इंटू आर क्यूब के बराबर होगा। ये चीज अभी यहां पर छोड़ देते हैं। और अगर हमें कंपेयर करना है कि चार्ज डेंसिटी
बड़ी ड्रॉप की क्या होगी एज कंपेयर टू पहले जो छोटी ड्रॉप्स पर थी, तो उसके लिए पहले हम छोटी ड्रॉप की चार्ज डेंसिटी को निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम निकालेंगे, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो छोटी ड्रॉप की सरफेस पर है, लिखा हुआ है ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, यहां पर जो सरफेस है, यहां पर साफ लिखा है सरफेस डेंसिटी को हमें कंपेयर करना, मतलब जो चार्जेस है वो सरफेस पर फैले हुए हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो स्मॉलर ड्रॉप्स की होगी सिग्मा एस, वो क्या होगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगी। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, 5 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 कुलम। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा छोटी ड्रॉप का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक छोटी ड्रॉप जो है उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ इसके बराबर। देखो कैलकुलेशन तब करो ना, देखो यहां पर मैं ना पूरा वैल्यू सॉल्व करके नहीं निकालने वाला, मुझे पता है कि जब मैं रेशियो निकालूंगा तो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मैं इसको बस इक्वेशन बना बना के छोड़ूंगा अभी। ये हमारी छोटी ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। बड़ी ड्रॉप की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, बिगर ड्रॉप जो होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो अब देखो भैया, अगर चार्ज लॉस्ट नहीं हुआ है, समझना ध्यान से, तो अगर एक एक ड्रॉप पर 5 माइक्रोकुलम का चार्ज था, तो 64 ड्रॉप्स पे टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, तो टोटल चार्ज जो बड़े बड़े जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, 64 क्यू के बराबर होगा ना। जो बड़े ड्रॉप पर जो चार्ज आएगा भैया, छोटी छोटी ड्रॉप का जो चार्जेस है वो पूरा चार्ज ऐड हो जाएगा ना, एडिटिविटी लगेगी चार्जेस की यहाँ पर, क्योंकि जितने चार्ज होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे बड़ी ड्रॉप को बनाते समय, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 64 क्यू के बराबर। तो 64 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलम का हो जाएगा। देखो सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर वहां पर डिवाइड करेंगे, तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, बस इसको फॉर्म में छोड़ दो बना करके। तो बड़ी ड्रॉप पर टोटल कितना, बड़ी ड्रॉप को टोटल कितना चार्ज मिलेगा, वो इतना मिलेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है जो चार्ज है वो लॉस्ट नहीं हो रहा है, मतलब जितने भी छोटे चार्जेस, छोटे ड्रॉप्स पर जो भी चार्जेस थे वो लॉस्ट नहीं हो रहे। तो जो भी छोटे चार्जेस हैं उन एक पर अगर 5 माइक्रोकुलम का चार्ज है, तो ऐसे करके कई सारी ड्रॉप्स है ना जिनके 64 ड्रॉप्स है ना, जिन पर 5 माइक्रोकुलम का चार्ज है, तो चार्ज लॉस नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, वो सब ऐड हो जाएंगे ना, जब नया बड़ी ड्रॉप बनेगी तो सारे चार्जेस ऐड हो जाएंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 64 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि सारे 64 ड्रॉप्स का चार्ज मिल जाएगा बड़ी ड्रॉप को बनाने के लिए या बड़ी ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो बड़ी ड्रॉप का, एक सेकंड यहां पर ना मैं इसको स्मॉल क्यू से लिख देता हूं। तो बड़ी ड्रॉप का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्यू बाई वी होगा। ठीक है, वी स्मॉल वी बिग। तो Q किसके बराबर आ रहा है, 64 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या करना था, हमें रेशियो निकालना था किसका, कि कितना चेंज हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो निकालते हैं रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉलर ड्रॉप की उसका रेशियो हम निकाल देते हैं बिगर ड्रॉप के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, QS कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और बिगर ड्रॉप जो है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, 64 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अभी देखो आप समझ गए होगे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे देखना था कितने, देखो हमें रेशियो निकालना था कि छोटी ड्रॉप्स जो हैं उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी और जो बड़ी ड्रॉप बन रही है उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, यानी किस मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। आप देख सकते हो ये पूरा कट गया, 4/3 पाई 4/3 पाई पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहां पर, यहां बचा 1 अपॉन आर क्यूब, और यहां क्या बचा 64 अपॉन आर क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब, और ये डिवाइड बीच में से हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 64। अच्छा आर क्यूब को भी टर्म्स में निकाला था ना, देखो मैंने सॉल्व नहीं किया, आर क्यूब का भी जो टर्म है उसको रख दो यहां पर, आर क्यूब का भी जो टर्म है उसको रखो। तो आर क्यूब कितना निकाला था 64 इंटू आर क्यूब अपॉन 64। हाँ इस तरीके से तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पर, मुझे एक बार देखने दीजिए। ओहो हो, यहाँ गड़बड़ी पता है क्या हुई है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, और मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बताई थी, चार्ज अपॉन एरिया बताई थी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ।
ठीक है, वॉल्यूम नहीं यूज करना। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी ना, चार्ज अपॉन एरिया होगा ना। ये बहुत ब्लंडर हो गया यहाँ पर हमें चार्ज अपॉन क्या करना था, एरिया करना था, और हम क्या कर रहे हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम करे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं चीजों को फिर से कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, मैं फिर से उन चीजों को लिख देता हूँ। सब चीजें सही थी, बस वहां पर गड़बड़ी क्या हो गई, मैं चार्ज अपॉन एरिया करने की जगह मैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम कर रहा था। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं। इसको क्या लिखेंगे, पहले हमने वॉल्यूम निकाला था, बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम जो होगा वो करा था हमने। तो वो क्या आया था, जो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो छोटी ड्रॉप्स के 64 छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। इससे हमारा आर क्यूब आ गया था। ठीक है, आर क्यूब क्या आया था, 64 इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से रेडियस का टर्म निकल गया था, हमें बड़ी ड्रॉप का रेडियस मिल गया था। अब हमने क्या किया था, हमने देखा था जो कोई भी चार्ज लॉस नहीं हो रहा है, 64 चार्जेस जो हैं, 64 ड्रॉप जो हैं, उन सभी के चार्जेस ऐड हो जाएंगे बड़ी ड्रॉप को बनाते वक्त। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बड़ा चार्ज कितना हो जाएगा, 64 इंटू स्मॉल चार्ज। तो क्यू कितना है, हर छोटी ड्रॉप पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो 5 माइक्रोकूलम का है। वो कितना प्रेजेंट है, 5 माइक्रोकूलम का है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही गड़बड़ी हो गई थी, तो वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना है छोटी ड्रॉप पर, वो है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, 5 माइक्रोकूलम का। एरिया क्या होता है इस स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी ड्रॉप का जो है, बड़ी ड्रॉप का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो चार्ज अपॉन एरिया होगा। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया होगा। तो चार्ज कितना है बड़ी ड्रॉप पर, टोटल चार्ज होगा 64 इंटू, ठीक है, और एरिया क्या होगी उसकी, 4 पाई आर, कैपिटल आर यूज करेंगे यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना टाइम्स बदल जाएगा। देखो, किसी को कंपेयर करना होता है तो रेशियो ही निकालते हैं ना। तो हमें बड़ी ड्रॉप का चार्ज डेंसिटी कंपेयर करना है छोटी ड्रॉप के चार्ज से, तो हम क्या करेंगे, सरफेस हम क्या करेंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 64 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ बच गया 64 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब यहाँ डिवाइड था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो नीचे वाला जो आपका फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कुछ आ रहा है हमारे पास। अब यहां से हमें आर को आर के टर्म्स में रखना है। ठीक है, हमें आर स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो यहां से अब आर स्क्वायर क्या होगा, अब यहां से आप क्या करोगे, यहां अगर आप अंडर यहां से क्यूब हटाते हो, तो यहां से क्यूब हटाओगे तो 64 रूट में आ जाएगा, 64 क्यूब रूट में आ जाएगा, 64 क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है, आर। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो या फिर 64 का क्यूब रूट निकाला जाए क्या, 4 4 16, अच्छा 64 तो 4 का होता है ना, तो 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, 4 आर। ठीक है, 4 आर हो जाएगा, मिल गया हमें। हम आर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हम आर की जगह पर 4 आर पुट कर देंगे। आर, हम आर स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 4 आर पुट कर देंगे। आर स्क्वायर की जगह, आर की जगह हम 4 आर पुट कर देंगे। ठीक है, अपॉन 64। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 4 16 आर स्क्वायर अपॉन 64। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 से आप 64 को 4 टाइम्स काटोगे, तो ये 1 अपॉन 4 आ गया। ये क्या आ गया, 1 अपॉन 4। तो हमने देखा कि जो छोटे चार्ज के कंपेयर में जो बड़ा चार्ज है, उस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी, उस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी, उस पे चार्ज डेंसिटी 4 टाइम्स ज्यादा होगी, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा होगी। बड़ा जो ड्रॉप आपका बन रहा है, उस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, 4 टाइम्स ज्यादा होगी। किसके कंपेयर में, स्मॉल ड्रॉप के कंपेयर में। स्मॉल ड्रॉप के कंपेयर में, अगर स्मॉल ड्रॉप में हर मीटर स्क्वायर पे 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, हर मीटर स्क्वायर पे 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, तो जो बिगर ड्रॉप बनेगी उसके हर मीटर स्क्वायर पे 4 कूलम का चार्ज प्रेजेंट होगा, मतलब जो चार्ज डेंसिटी होगी वो 4 टाइम ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन को करने से हमें थोड़ी मिस्टेक्स हो गई तो इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए अगर प्रैक्टिस है तो। यहां मैंने ध्यान नहीं दिया,
मैंने चार्ज अपॉन वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करने लगा, लेकिन करना क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप लिख लीजिए पॉज करके। कर लीजिए इसको, ठीक है, पॉज करके कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगले दो क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law। हमें क्या करना है, हमें एक बहुत लंबी वायर, बहुत लंबी, देखो यहाँ पर ना लॉन्ग वायर लिख जाए, जब भी लॉन्ग वायर दिख जाए ना, लॉन्ग थिन वायर, तो हमें लगा वायर वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, वायर हमें पता तो नहीं लेंथ, तो हम उस केस में वायर को क्या ट्रीट करेंगे, हमारी वायर जो है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं ये हमारी वायर है, थोड़ा सा थिकनेस मैं इसलिए दिखा रहा हूं इसमें क्योंकि यहाँ पर मेरे को चार्ज बनाना है। मान लेते हैं ये हमारी वायर है और इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्योंकि इस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि एक वायर है, एक लॉन्ग थिन वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अब बच्चों को क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ क्यों नहीं पता करी आपने, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं पता करी आपने, आप सीधे वहां क्यों चले गए, या यहाँ क्यों नहीं पता करी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ दोनों तो हम पता ही नहीं कर सकते। रीजन ये है क्योंकि वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है। अभी मैंने वायर का जो सॉरी मैंने मिटा दिया पूरा, यहाँ पर अभी जो वायर का एक्सटेंशन है, ये जो वायर है हमारी, यहाँ मैं बस इतनी लंबी बना रहा हूँ, लेकिन वायर इतनी लंबी है नहीं, वायर इधर बढ़ती चली जा रही है और वायर इधर बढ़ती चली जा रही है। तो जिस वजह से आप इस पॉइंट पर वायर के ऊपर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो इस वजह से आप ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे, क्योंकि इधर तो भी वायर ही है, क्योंकि वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, वायर इधर भी है और इधर भी है, लेकिन हमने वायर का एक छोटा सा हिस्सा लिया है अभी। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कोई वायर है, लॉन्ग वायर है, जिसका हमने छोटा सा एक सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, और ये वायर पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। हमें इस पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी वायर पर, यहां पर कुछ ऐसा, इस पॉइंट का नाम हम ओ रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम, और यहां पर एक पर्टिकुलर एल लेंथ दूर, एल लेंथ दूर हम एक स्मॉल लेंथ कंसिडर करते हैं, डीएल लेंथ, और मान लेते हैं इस डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, डीक्यू चार्ज। तो हम स्मॉल लेंथ में हमने कंसिडर किया कि डीक्यू चार्ज है, तो यहां से लैम्डा क्या होता है, चाहे आपको कितनी भी लेंथ पता हो, अगर उस लेंथ में प्रेजेंट चार्ज पता है तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, डीक्यू बाय डीएल हो जाएगा। ठीक है, अब उस डीक्यू की वजह से हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करते हैं इस पॉइंट पर। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, वो इस तरफ होगी, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर जो हमने चार्ज कंसिडर किया है छोटी लेंथ में, उसके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी ना, वो उस पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज होगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये जो दूरी है, मान लेते हैं जो पॉइंट है ये थिन वायर से एक्स डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पर। ये जो दूरी है उस पॉइंट की जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो वायर से जो दूरी है वो एक्स डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, ये लेंथ निकल के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे आएगी, हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, एक्स स्क्वायर है, बेस कितना है, एल स्क्वायर है, एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हमें हाइपोटेनस कितना मिलेगा, तो हम रूट, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो हाइपोटेनस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब यहां पर इतनी बातें तो हो गई, अब यहां पर
O से L डिस्टेंस दूर हमने DL लेंथ लिया, इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड भी हम O से जो है थोड़ा सा L डिस्टेंस दूर जाएंगे और यहां पर भी हम DL लेंथ लेंगे। तो अगर यहां DL लेंथ में DQ चार्ज है तो यहां पर भी DL लेंथ में कितना चार्ज होगा, DQ ही चार्ज होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर भी DQ चार्ज है। इस DQ की वजह से भी इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी ना, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट बी पर जो DQ हमने कंसिडर किया, DL लेंथ लिया जिसमें DQ चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी इस तरफ होगी, वो भी इस तरफ होगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर इस एंगल को मैं थीटा मानता हूं। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। बोलो कैसे होगा थीटा? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अगर आप इस वाले ट्रायंगल की लीजिए बात करिए और इस वाले ट्रायंगल की, यहां ये एल लेंथ, ये एक्स लेंथ, और ये भी पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। यहां पर भी तीनों साइड्स वही हैं, तो यहां पर साइड से भी देखोगे तो तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहां थीटा तो यहां ये भी थीटा, ठीक है। अब मैं यहां पर एक कंसिडरेशन करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐसे एक लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा इस पॉइंट को। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट। पता होगा ना, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट। जिस लाइन पर एंगल बनाता है वेक्टर, जिस लाइन पर एंगल बनाता है वो उसका कॉस कंपोनेंट होता है। तो इस डी का एंगल थीटा यहां बन रहा है, इस डी के लिए एंगल थीटा यहां बन रहा है, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। और इस डी के लिए भी एंगल यहां बन रहा है, तो ये भी डी कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों का डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन, दोनों का कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में। साइन कंपोनेंट क्या होता है, जो कॉस कंपोनेंट का जो परपेंडिकुलर होता है ना, कॉस कंपोनेंट पे जो परपेंडिकुलर बनाते हैं वो साइन कंपोनेंट होता है। तो इस डी का कॉस ये था तो इसका परपेंडिकुलर इधर, तो इस डी का साइन कंपोनेंट इधर आ जाएगा। उसी तरीके से इस डी का कॉस इधर था तो इस पे परपेंडिकुलर इधर बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो दोनों DQ चार्ज है, दोनों DQ चार्ज है, उनका कॉस कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में, लेकिन साइन कंपोनेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और आप दोनों की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, दोनों का जो DE होगा वो सेम होगा, दोनों का जो DE होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों चार्ज DQ है, और दोनों की वजह से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं दोनों सेम दूरी पर है, DQ से सेम दूरी पर है। यहां से भी जो दूरी है इस पॉइंट की वो, और यहां से जो दूरी इस पॉइंट की वो भी सेम है, और दोनों चार्जेस भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। अब दोनों का चार्ज सेम सॉरी, और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस सेम, तो जो DE होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। अगर मैं इस DQ की वजह से DE निकालूं तो इस DQ की वजह से जो DE आएगा वो क्या आएगा, K DQ/R²। R कितना, यानी x² प्लस x² का रूट का स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर दोनों है तो क्या होगा, रूट स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो DE कितना आ जाएगा, x² प्लस L² आ जाएगा। ये मैंने DE निकाला इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से मैं DE निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो वो भी क्या होगा, K चार्ज कितना है DQ और दूरी कितनी है, वही है x² प्लस L² रूट में। तो यहां पर भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उस पॉइंट पर सेम आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो इस चीज को, इस फैक्टर को मैं अभी मिटा देता हूं, इसकी एक बार लिख दिया ना। अब यहां पर देखिए, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम। अगर D इज इक्वल्स टू DE है, ठीक है, दोनों बराबर है, तो दोनों का कॉस कंपोनेंट भी बराबर होगा, दोनों का D cos थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों में cos थीटा का मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी सेम आएगा, और दोनों में sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी सेम आएगा, यानी दोनों का साइन कंपोनेंट भी बराबर है, दोनों का साइन कंपोनेंट बराबर है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि जो दोनों का कॉस कंपोनेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, D cos थीटा इज इक्वल्स टू D cos थीटा। लेकिन दोनों के साइन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे अगर एक वेक्टर A इस तरफ है
और दूसरा वेक्टर भी इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उनको हम ऐसे लिखते हैं, ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पर डी साइन थीटा को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊंगा तो होगा डी साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी साइन थीटा। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं, ये ए की वजह से है और ये बी की वजह से है, तो ये ए, ये बी, ये यहां पर भी ए और ये बी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि दोनों का जो कॉस कंपोनेंट है वो तो सेम डायरेक्शन में है और दोनों का साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से अब हमें एक बात ये समझ में आई कि जो dq है उसका साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहा है, तो ये dq का सिर्फ कॉस कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि इस dq का जो साइन कंपोनेंट है वैसा ही सेम dq अपोजिट साइड प्रेजेंट है जो कि उसके साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर दे रहा है। तो यानी इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कॉस की वजह से। वैसे ही अगर यहां पर मैं कोई दूसरा dq कंसीडर करूं तो एग्जैक्टली इसके लिए भी यहां कोई दूसरा dq होगा जो इसके साइन कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ कॉस की वजह से होगी। तो एक बात यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ये लीनियर चार्ज, इस लाइन पर जितने भी चार्ज हैं उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन चार्जेस के सिर्फ कॉस कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम करेगी, साइन कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर चार्जेस का पेयर प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साइन कंपोनेंट्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, साइन कंपोनेंट की फील्ड को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो यानी कि यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से होगी। तो जो अब हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से, किसकी वजह से है, कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो हमें dq का पता है, हमें पूरी लेंथ के लिए निकालना है कि पूरी लेंथ पर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने के लिए मुझे इस डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। कहां से कहां तक, अगर ये ओरिजिन है, यहां से मैं जा रहा हूं तो इधर इन्फिनिटी जाऊंगा और इधर से मैं निगेटिव साइड जाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी। तो टोटल लेंथ पर जितने भी चार्ज है मुझे उस अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है। तो पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो मैं क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए हमारी जो dq चार्ज, देखो dq क्या है, एक छोटे चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मुझे इस जो कि डीएल लेंथ, एक छोटे लेंथ में प्रेजेंट चार्ज है, लेकिन अगर मैं जो पूरी लेंथ की वजह से, पूरी लेंथ में प्रेजेंट जो भी चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी लेंथ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पूरी लेंथ को इंटीग्रेट करने से उस लेंथ में प्रेजेंट जितने भी चार्जेस सब ऐड हो जाएंगे और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उस पॉइंट पर कितनी आएगी, ऐड होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, तो यहां पर डी कितना आ रहा है, डी हमारा है के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में है कॉस थीटा। अब ध्यान दो, यहां पर dq है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, हमें पता है डीएल लेंथ में dq चार्ज हमने माना है, तो यहां से dq कितना हो जाएगा, यहां से dl को इधर भेज देंगे तो dq हो जाएगा लैम्डा dl, क्योंकि हमें लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, हम लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें dq को हटा करके dl के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, लेंथ के रिस्पेक्ट में। देखो इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना वो होना चाहिए। देखो dl, देखो dq बता रहा है कि इंटीग्रेशन चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन क्या इंटीग्रेशन चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है या नहीं, इंटीग्रेशन लेंथ के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मैं dq को लेंथ के रिस्पेक्ट में रख दूंगा कि लेंथ के रिस्पेक्ट, ये पता चलेगा कि लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा। अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर आप डीएल के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इंटीग्रेट, लेकिन वो ना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आपको जो इंटीग्रेटिंग चीज मिलेगी ना जिसको इंटीग्रेट करना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो हम यहां पर ना डीएल को भी ऐसे फॉर्म में लाना चाहेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन इजिली हो जाए, हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इजिली हो जाए। ठीक है, हम डीएल को भी अभी चेंज करेंगे एक और टर्म्स में जिससे हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, देखो थीटा ये है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होगा, ठीक है, ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखी, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लो या जो करना है कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है मैं उनको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको हटा रहा हूं मैं, और एक तो ये चीज। ठीक है, यहां पर देखो, यहाँ फिगर में ही क्लियर है कि डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जो डी क्यू है उसकी वजह से सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे,
हमें पता है, हम ये ट्रायंगल लेंगे अपना, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं एपीओ। एपीओ में अगर हम देखेंगे तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर जो कि L है अपॉन बेस जो कि x है। कहोगे सर ये परपेंडिकुलर, ये भी देखो थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा जहां बनता है और परपेंडिकुलर जहां बनता है वो बेस होता है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां से x ये हो गया x tan थीटा इज इक्वल्स टू L। दोनों तरफ क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा d अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू d अपॉन डी थीटा इंटू एक्स टेन थीटा अपॉन डी एल अपॉन डी थीटा। अब यहाँ देखो x कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है, जो वायर से जो दूरी है p पॉइंट की, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो भी उठा के यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम x को बाहर निकालेंगे क्योंकि x कांस्टेंट है, tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहां पर डीएल का इंटीग्रेशन हम कर डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें एल का एक्चुअल लेंथ नहीं पता, हमें एल की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ेंगे। अच्छा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा डीएल अपॉन डी थीटा। ये हो जाएगा डी थीटा को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने डीएल को डी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंगल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ एक रीजन है इसका, सिर्फ एक रीजन है, वो क्या है, वो ये है कि हम अपने इंटीग्रेशन को सिंपल बनाना चाह रहे हैं। हम अपने इंटीग्रेशन को क्या, अभी आप 12th में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, अगर आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हो तो आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इस चीज आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं, यहां हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये जो इंटीग्रेशन है हम उसको सिंपल बना सकें। अब देखो, अब यहां पर लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो लिमिट लेंथ के रिस्पेक्ट में थी, अब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट भी मुझे थीटा के रिस्पेक्ट में ही रखनी होगी। अब मैं समझाता हूं लिमिट क्या होगी। अच्छा, वायर हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही थी, तो पूरे वायर के लेंथ के लिए करना था तो हमने लिमिट क्या रखी, माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन अब मुझे एंगल के रिस्पेक्ट में रखना है, तो अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरी एक लिमिटेड वायर है बहुत छोटी सी, उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मुझे क्या निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये एंगल बहुत छोटे होंगे। मैं लेंथ को और बड़ा करता हूं, मैं लेंथ को और बड़ा करता हूं दोनों साइड, तो एंगल और बढ़ेगा। मैं लेंथ को और बड़ा करता हूं तो एंगल और बढ़ेगा, ठीक है। तो एंगल बढ़ता कब तक बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, तो ये 90 तक बढ़ेगा, इधर भी 90 तक बढ़ेगा और इधर भी 90 तक बनेगा। 90 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, अगर देखो ये 90, ये 90 डिग्री हो गया आपका, सपोज दैट ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इससे ज्यादा एंगल ले लेता हूं 90 ज्यादा, तो वायर हमारी एक स्ट्रेट वायर नहीं रह जाएगी, कर्व्ड वायर हो जाएगी। 90 से ज्यादा एंगल लेने पर वायर कर्व्ड हो जाएगी, लेकिन हमारी वायर क्या है, स्ट्रेट है। तो अगर किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बहुत दूर जा रहा हूं तो वो जो एंगल बनेगा लगभग 90 के बराबर बनेगा। लगभग कितना बनेगा, 90 के बराबर, यानी इधर भी 90 और इधर भी 90। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए जो एंगल का एक्सटेंशन है कि एंगल कहां तक, एंगल कितना होगा इन्फिनिटी तक जाने के लिए, तो एंगल कितना आएगा, वो 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहां लिमिट क्या से क्या हो जाएगी, लिमिट जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी वो लिमिट हो जाएगी आपकी -π/2, यानी -90 से +90 तक की। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डीएल की जगह आप क्या रखोगे, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एल, एल की जगह आप क्या रख सकते हो, एल की जगह पर आप रखोगे एक्स टेन थीटा, आप एल को भी हटाओगे, एक्स टेन थीटा। तो यहां एल पर स्क्वायर है तो यहां इन दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहां नीचे लिखता हूं। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर कुछ चीजें कटती हुई आपको दिखाई देंगी, अभी मैं करता हूं। मैं ना यहां पर एक्स स्क्वायर को कॉमन करता हूं नीचे, तो ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी 10th की, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और आगे इसको लेके चलते हैं।
ठीक है, इसको और आगे लेकर के चलते हैं, इसको और आगे लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स को काट देंगे पहले, ठीक है, और क्या हो गया फिर यहाँ पर लिमिट रखेंगे -π/2 से π/2, ये क्या आ जाएगा के लैम्डा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा एक्स, और 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या हो गया कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा डी थीटा छूट गया, डी थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम लिखें यहां पर, मैं यहां पर इसको करता हूं, इसको वापस से यहां लाके रख देता हूं, वापस यहां लाके रख देता हूं, ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व, तो यहां क्या बचा हमारे पास, ये चीज सॉरी, ये तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए सॉरी, इस चीज के लिए, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर उस चीज को अब यहां पर ला करके रखते हैं, जो भी ये दिखेगा यहां पर, जी बिल्कुल दिख जाएगा, ठीक है दिख जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा है हमारा, सिर्फ एक्स बचा है। देखो इतना करा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया ना, तो ये जो नीचे जो टर्म्स थे वो कितने सिंप्लीफाई हो गए। अब यहां पर एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, बाकी सब चीज को बाहर निकालिए, ठीक है, के लैम्डा अपॉन एक्स बाहर निकालिए, ये हो जाएगा -π/2 से π/2, और ये आएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमारा साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है, तो उस चीज को करेंगे अभी यहां पर हम सॉल्व, ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा के लैम्डा एक्स, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया तो साइन थीटा आया। अब आई बारी लिमिट रखने की, किसकी बारी आई, लिमिट रखने की बारी आई, तो साइन थीटा को में लिमिट रखते हैं, यहां दिख जाएगा जी, दिख जाएगा, साइन थीटा में लिमिट रखते हैं, तो साइन थीटा में पहले रखेंगे π/2, फिर रखेंगे माइनस साइन -π/2, लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ साइन माइनस, देखो यहाँ साइन -π/2, यानी ये फॉर्म बन रहा है साइन माइनस थीटा का। देखिए मैं आपको बता दूं, इस चीज को बताकर मैं रेज कर दूंगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। साइन अगर अगर जैसे साइन -90 है तो आप उसको -sin90 लिख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, यहां पर भी मैं वही करने वाला हूं, यहां पर मैं क्या करूंगा, साइन 91 होता है, माइनस साइन 90 है, साइन -90, तो ये माइनस साइन 90 होगा, तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और अंदर बचेगा साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई एक्स, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे वायर की वजह से, पूरे लॉन्ग वायर की वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी 2k लैम्डा बाई एक्स, 2k लैम्डा बाई एक्स, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा सीक्वेंसिंग नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा इसका था डेरिवेशन, तो आप समझ लीजिएगा वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है किसी लॉन्ग इन्फिनिटी चार्ज वायर की वजह से, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है कि वायर से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वायर से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अब आप इसको k को ओपन भी कर सकते हैं, आप k को 1/4πε0 ओपन करेंगे तो फिर 2 कट जाएगा, 4π में से 2π बचेगा, तो वो और भी आगे एक्सप्रेशन आएगा, मैं कर देता हूं इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप यहाँ पर k की जगह 1/4πε0 रखोगे तो नीचे 4π ऊपर 2, तो 2 से 4π वाला 4 कट जाएगा, तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2πε0
x। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक रिंग वाला भी क्वेश्चन है, इसी पर लीनियर चार्ज डेंसिटी पर ही बेस्ड है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में करेंगे। इतनी आप प्रैक्टिस करिए और उस लेक्चर में हम वो रिंग वाले क्वेश्चन को करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो है डाइपोल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।